नमस्कार मित्रों, मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने स्वर भेद के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसके पिछले वीडियो में आपसे हमने माहेश्वर सूत्र के बारे में आपसे चर्चा की थी। आज हम आपको स्वर भेद के बारे में बताएंगे, ठीक ना। तो अब देखते हैं, एक आपके सामने श्लोक है सूत्र के रूप में, इसको हम देखते हैं, इसका गायन भी करते हैं। चलिए इसका गायन करें हम आप साथ मिलकर। एक मात्रो ह्रस्वो भवेतो द्विमात्रो दीर्घमुच्यते त्रिमात्रो प्लुतो ज्ञेयं चार्धमात्रको व्यंजनम स्यात्। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि एक मात्रा, जिसकी एक मात्रा होती है वो आपका ह्रस्व स्वर होता है। एक मात्रो ह्रस्वो भवेत्, अर्थात एक मात्रा का जिसमें समय लगे वो आपका ह्रस्व स्वर है। जिसमें आपकी दो मात्रा का समय लगे वो आपका दीर्घ स्वर है। जिसमें आपका त्रिमात्रा की समय लगे वो आपका प्लुत स्वर है। जिसमें आपका आधी मात्रा का समय लगे वो आपका व्यंजन है। क्लियर। तो फिर से इसको एक बार हम गायन करते हैं, आप भी करिए। एक मात्रो ह्रस्वो भवेत द्विमात्रो दीर्घमुच्यते त्रिमात्रो प्लुतो ज्ञेयं चार्धमात्रको व्यंजनम स्यात्। तो ये आपका जो है स्वरभेद को हमने जो है आपको श्लोक के रूप में आपके समक्ष रखा। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। ह्रस्व स्वर जो कि इसकी एक मात्रा होती है, जैसे अ यानी एक मात्रा। दीर्घ की ये देखिए सिंबल गुरु होता है, ठीक ना। तो ये आपकी देखिए अ पे एक मात्रा और चढ़ी, मतलब वो दीर्घ हो गया। ये आपकी दो मात्रा की हो गई। क्लियर। प्लुत की सिंबल देखिए आपका 3 हमने लिखा है, यहाँ पे देखिए आ के साथ 3 है, यानी 3 मात्रा की हो गई। व्यंजन आपका आधा होता है, यहाँ पे देखिए आधा का हमने लिखा है। क्लियर। यदि व्यंजन में आपका स्वर ना हो तो वो व्यंजन आपका आधा माना जाता है, और व्यंजन जो है हमेशा अधूरा होता है स्वर के बिना। स्वर के साथ जो है आपका व्यंजन जो है उच्चरित होता है। क्लियर। तो अब आगे देखते हैं हम, आगे का क्या फैक्ट है। आगे का तथ्य है एक मात्रा काल जो है, एक मात्रा का काल क्या है। तो मात्रा काल हम किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। पलक झपकने के समय को एक मात्रा काल कहते हैं। यानी हमारा जो पलक जो है अप डाउन होता है ना, ऊपर नीचे, तो वो पलक झपकने का जो समय होता है वही आपका एक मात्रा काल कहलाता है। आपका यहाँ से प्रश्न मॉडल पेपर में दिया था कि एक मात्रा काल किसे कहते हैं, यानी मात्रा काल हम किसे कहेंगे, तो पलक झपकने के समय को हम एक मात्रा काल कहते हैं। बस आप इतना जानिए। आपका सीधा सीधा सेंटेंस में ही दिया था कि पलक झपकने के समय को एक मात्रा काल कहते हैं। वो क्या कहलाता है, तो वो आपका मात्रा काल कहलाता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं हम। इसमें है आपका पहला एक मात्रिक स्वर। तो एक मात्रिक स्वर में आप सब देखिए, इसमें आते हैं कौन कौन से, अ ई उ री री। तो ये आपके एक मात्रिक स्वर हो गए, और इन्हें हम जो है ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, अ ई उ री री, ये आपके एक मात्रिक स्वर हैं और ह्रस्व स्वर भी कहे जाते हैं, ठीक ना। अब आपका है द्विमात्रिक स्वर, इसको देखते हैं। अब देखिए अ, बड़ी ई, बड़ा उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये आपके क्या हो गए, ये आपके दीर्घ स्वर हो गए। यानी द्विमात्रा, जिसमें दो मात्रा का जो है समय लगे वो द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। और अ ई उ री ए ऐ ओ औ ये आपके द्विमात्रिक स्वर हो गए। क्लियर। अब आगे है आपका त्रिमात्रिक स्वर। अब देखिए यहाँ पे आ के साथ हमने
तीन लिखा है, ई के साथ, ऊ के साथ, री के साथ, तीन तीन हमने लिखा है। अब ये आपके क्या हो गए, प्लुत स्वर हो गए। तो आपको बता दें प्लुत स्वर आपके सब्जेक्ट जो कि आपका संस्कृत है, संस्कृत भाषा में केवल आपका एक ही वर्ड मिलता है, वो जानते ही हैं आप, जिसमें आप इसको पढ़े होंगे ओम, ठीक ना। ओम आपने पढ़ा होगा, यही आपका एक ऐसा वर्ड है जिसमें ये तीन लिखा रहता है, यानी प्लुत स्वर जो है केवल ओम शब्द में आपको लिखा मिलेगा, बाकी और कोई इसका अन्य उदाहरण नहीं है। तो ये आपके त्रिमात्रिक स्वर में आ जाता है। और बाकी प्लुत स्वर का जो है ज़्यादा करके ये आपके वेदों में इसका जो है संग्रह मिलता है। क्लियर। अब आगे है आपका अर्धमात्रिक वर्ण। अब अर्धमात्रिक वर्ण क्या है, अब देखिए आप, अभी हमने आपसे चर्चा की थी कि किसी भी व्यंजन में यदि स्वर ना हो तो वो जो है आपका अर्धमात्रिक कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे का पे हमने हलंत लिखा है, ख ख ग घ ङ च छ ज, सब पर जो हमने हलंत दिया है। क्लियर। तो हलंत लगने से वह वर्ण जो है आधा हो जाता है, और व्यंजन हमेशा स्वर के बिना अधूरा होता है और पूरा भी नहीं होता जब तक स्वर ना ऐड हो जाए तब तक। जैसे आपको बता दें, ये हमने का लिखा, अब का को हम अकेला कर दें, मतलब इसको छोटा कर दें व्यंजन के रूप में। देखिए ये सब सारे आपके व्यंजन हैं, सभी व्यंजन हैं, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। जब आपके इसमें देखिए यदि हम स्वर लगा दें, स्वर, तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट व्यंजन, माफ़ कीजिएगा ये नहीं होगा, ये आपका पूरा का हो जाएगा, पूरा का हो जाएगा। तो आपके तब यह जाके व्यंजन कंप्लीट होते हैं, स्वर के बिना जो है ये अधूरे होते हैं, स्वर इनके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे मैटर ये आपका है कि अर्धमात्रिक वर्ण क्या है। अर्धमात्रिक वर्ण आपके सामने हमने रखा है, ठीक ना। ये आपके सभी व्यंजन वर्ण होते हैं जो कि स्वर के बिना जो है इनका अस्तित्व नहीं है, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, और स्वर आपका स्वतंत्र होते हैं। क्लियर। तो ये आपके अर्धमात्रिक वर्ण हो गए जो कि आधे होते हैं। क्लियर। अब आगे है आपका उदात्त। उच्चारण की दृष्टि से प्रत्येक स्वर के तीन तीन भेद होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से प्रत्येक स्वर के तीन तीन भेद होते हैं। वो हैं आपके, पहला है आपका उदात्त, दूसरा अनुदात्त, तीसरा स्वरित। तो ये आपके उच्चारण की दृष्टि से तीन प्रमुख भेद हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ठीक ना। अब देखते हैं आगे, इसमें आपका पहला है उदात्त। उदात्त के बारे में समझते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ के ऊपरी भाग से हो, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ के ऊपरी भाग से हो उसे क्या कहेंगे, उदात्त कहेंगे, उसे हम उदात्त कहेंगे। आपका यहीं से एक मॉडल पेपर में, राजस्थान के एक मॉडल पेपर में लिखा हुआ था कि जिसका उच्चारण कंठ के ऊपरी भाग से हो वो क्या कहलाता है, तो वो आपका उदात्त कहलाता है। यही आपका प्रश्न बना था सीधा सीधा कि जिन वर्णों का उच्चारण कंठ के ऊपरी भाग से हो वो क्या कहलाता है, तो वो आपका ऑप्शन में दिया था उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इनमें से कोई नहीं, तो उसका सही जवाब था उदात्त। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब आगे है आपका अनुदात्त। तो इसका बता दें आपको, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ के निचले भाग से हो वो आपका अनुदात्त है। कंठ के निचले भाग से हो वो अनुदात्त है, और जो कंठ के ऊपरी भाग से हो वो उदात्त है। क्लियर। इसको आप समझ लीजिएगा, आपकी यही लाइन से आपके प्रश्न बन सकते हैं, और आपको हमने एक अभी उदाहरण के रूप में बताया। और आगे है आपका तीसरा स्वरित। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ के मध्य भाग से हो वो आपके क्या है, तो स्वरित है। क्लियर। जिनका उच्चारण कंठ के मध्य भाग से हो वो आपके स्वरित हैं। क्लियर। अब आगे देखते हैं नोट पॉइंट के रूप में विशेष, इसको देखते हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित प्रयत्न केवल स्वरों के होते हैं। उदात्त, अनुदात्त और जो स्वरित होते हैं, स्वर
वो जो है उनके प्रयत्न जो है स्वरों के ही माध्यम से होते हैं। क्लियर? ये तीनों जो हैं स्वर ही हैं, इनके जो अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो स्वर ही होते हैं, और इनका प्रयत्न केवल स्वरों के माध्यम से ही होता है, ना कि व्यंजन से। इनका संबंध केवल स्वर से है, और इनके जितने भी सारे स्वर हैं वो इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसमें लिखा हुआ है उदात्त अनुदात्त स्वरित प्रयत्न केवल स्वरों के ही होते हैं, स्वर की सहायता से ही इनका अस्तित्व है। ठीक ना? अब आगे है नोट पॉइंट 2 में आपका, इन तीनों प्रयत्नों को समझने के लिए वैदिक ग्रंथों के चिन्हों के साथ इनको दर्शाया गया है। मतलब ये उदात्त अनुदात्त स्वरित जो है आपके नॉर्मल बुकों में तो इनका अस्तित्व ही नहीं है, कहीं इनको आप नहीं देखेंगे, लेकिन जो कि आपकी वेद पुराण है उनमें आपका इनका प्रयोग बखूबी किया गया है। क्लियर? अब आगे देखते हैं हम। आगे है आपका अनुनासिक या अननुनासिक के भेद से प्रत्येक स्वर के दो दो भाग होते हैं। प्रत्येक स्वर के दो दो भाग हैं, उसको देखते हैं। अब आपसे बता दें कि ये जो अननुनासिक है इसका पूछा था परिवर्तित नाम, इसको और किस अन्य नाम से हम जानते हैं, तो अन्य नाम आपका है निरनुनासिक। तो यहाँ पे प्रश्न आपका बना था, ये भी आपकी मॉडल पेपर में ही मिला था हमें, कि अनुनासिक वर्ण को अन्य किस नाम से हम जानते हैं। तो आपका दिया था अनुनासिक वर्ण, निरनुनासिक वर्ण, कि ये दोनों ऑप्शन ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब था निरनुनासिक को जो है हम अनुनासिक कहते हैं। क्लियर? अब आपको बता दें अनुनासिक वर्ण जो है, देखिए इनका एक सिंबल ये है, मतलब इनके ऊपर जो है अर्धचंद्राकार बिंदी में जो है इनके ये अनुनासिक, मतलब ये इनको इस सिंबल से दर्शाया गया है, ये अनुनासिक वर्ण में आते हैं। क्लियर? और इनके अपोजिट जो है जो अनुनासिक में है वो आपके इस तरह हैं, वो अकेले हैं, स्वतंत्र हैं, उन पर कोई जो है मात्रा नहीं दी गई है। अब देखिए अब देखिए यहाँ पे जो मात्रा का सिंबल दिया है अनुनासिक का, वो जो है उसको हम शब्दों में लाएं तो उसको हम आंधी, ठीक ना, आंधी उसको हम बोल सकते हैं। मतलब आंधी आई तो आंधी के ऊपर क्या लिखा है, के ऊपर क्या लिखा लगा गया है, ये अनुनासिक का वर्ण का सिंबल लगा हुआ है, तो ये आपके अनुनासिक में आ जाएंगे। ठीक ना? वहीं पर अननुनासिक जो है आपका वो अकेले है। ठीक ना? और उसी का परिवर्तित नाम, दूसरा नाम निरनुनासिक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर? तो अनुनासिक देखिए हमने यहाँ पे इसको आप सीधा सीधा बस इतने जान लीजिए कि अनुनासिक का सिंबल आपका ये है। ठीक ना? और अनुनासिक में वो आपका सिर्फ अकेला जो है वो सिर्फ स्वर दिए जाएंगे आपको। क्लियर? ये आपके इसके तथ्य हैं। अब आगे देखते हैं हम विशेष के रूप में, नोट पॉइंट इसको और आप नोट करिएगा। अ ई उ री अर्थात प्रत्येक वर्ण, मतलब ये 4 वर्ण जो है आपके अ ई उ री, प्रत्येक वर्ण जो है 18 भेद होते हैं। मतलब आ ई उ री के जो है कुल मिला के 18 भेद होते हैं, कुल मिलाकर 18 भेद होते हैं ह्रस्व स्वर के। आपका प्रश्न करेगा कि ह्रस्व स्वर के कुल कितने भेद हैं, तो 18 भेद हैं। आप इतना ही बताइएगा, इतना ही आपसे पूछेगा। और आगे बता दें आपको, री ए आई ओ औ इसके कितने भेद हैं, तो इसके 12 भेद हैं। री ए आई ओ औ की 12 भेद हैं। और आगे बता दें आपको, री का दीर्घ नहीं होता अर्थात नहीं बनता। मतलब ये जो है आपके आ ई उ री इसके कुल 18 भेद होते हैं, लेकिन वहीं पर जो दूसरा स्टेप है आपका री ए आई ओ औ, इसके जो है 12 भेद होते हैं। तो ये भेद कैसे बनते हैं, ये आपके भेद अनुनासिक अनुनासिक यही दोनों में इनका खंडन होता है। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत में ये आपके 18 भेद हो जाते हैं, लेकिन इसमें ए आई ओ औ का जो है
छोड़ के ये ली आपका ऐसा एक वर्ण है जिसका दीर्घ नहीं बनता। बस आप इतना ही जानिए कि आपसे प्रश्न करेगा कि किस वर्ण का दीर्घ नहीं बनता, तो वो आपका है री। क्लियर। और आपसे इतना ही कहेगा कि ह्रस्व स्वर के कितने भेद, तो 18 भेद। री ए आई औ के कितने भेद, तो आपके 12 भेद। क्लियर। और उसमें री का जो है दीर्घ नहीं बनता। क्लियर। और आगे है आपका एच। एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ए ओ आई औ ये आपके हर एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इनका जो है ह्रस्व नहीं बनता, इनका ह्रस्व नहीं बनता। क्लियर। और लरी का जो है इसमें दीर्घ नहीं बनता। बस आप इतना ही जानिए कि एच प्रत्याहार में जो है इनमें जितने भी वर्ण आते हैं, मतलब ए आई ओ औ का, इनका जो है ह्रस्व नहीं बनता और लरी का जो है दीर्घ नहीं बनता। बस आप इतना ही जानिए। और यहीं से आपका प्रश्न, एक प्रश्न यहाँ से और एक प्रश्न यहाँ से, इन दोनों में से आपका यहीं से एक बार पूछ सकता है। और आपका ये प्रश्न यहीं से आपका बना था कि आपसे दिया था कि इनमें से किसका जो है दीर्घ नहीं बनेगा, तो इसमें आपका ऑप्शन में दिया था, पूछा था कि किस वर्ण का जो है दीर्घ नहीं बनता, तो उसमें आपका ऑप्शन में दिया था ए औ री और री। ठीक ना। इनमें से आपका पूछा था कि कौन सा इसमें दीर्घ नहीं बनता, तो राइट जवाब था लरी। लरी का जो है दीर्घ नहीं बनता, ये आपका प्रश्न किया था। क्लियर। और यहाँ पर दिया था आपका ए आई ओ औ का जो है, जो कि एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इनका जो है ह्रस्व नहीं बनता। बस आप इतना ही जानिए और आपको हमने बता दिया, यही आपका एक बार प्रश्न यहाँ से बना था। क्लियर। तो आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक ना। और अपना सलाह हमें ज़रूर दीजिएगा। क्लियर। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।